भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि किसी भी प्रेशर या डेडलाइन के आगे भारत झुकने वाला नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि भारत की ट्रेड स्ट्रेटेजी में ऐसा क्या बदलाव आया है कि फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी भारत की सरकार झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रही है। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के मुद्दे में डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है, इसके पीछे का डिप्लोमेटिक गेम प्लान क्या हो सकता है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और रशिया ने एक बार फिर से भारत को अपनी सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी का ऑफर क्यों दिया है, इसके पीछे मॉस्को की स्ट्रेटेजी थिंकिंग क्या है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका को लेकर, क्योंकि न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अमेरिका के प्रेशर टैक्टिक्स के आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मामले में भारत ने अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कहा है कि भारत के लिए एक बुरी ट्रेड डील साइन करने से अच्छा है कि हम अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील ही साइन ना करें। हम बिना ट्रेड डील के साइन किए ही अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि जैसे बाकी देशों ने उसकी डिमांड्स को मानते हुए ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, सेम वैसे ही भारत भी अमेरिका की टर्म्स और कंडीशन के ऊपर ट्रेड डील साइन करे। लेकिन अब भारत की सरकार का कहना है कि अगर ट्रेड एग्रीमेंट भारत के एक्सपोर्टर्स, हमारी इंडस्ट्रीज, देश के किसानों और इंडिया के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए फायदेमंद नहीं होगी, तो फिर फॉर्मेलिटी के लिए भी ट्रेड डील साइन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए खराब एग्रीमेंट साइन करने से बेहतर है कि एग्रीमेंट ही साइन ना हो। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि भारत की कौन सी डिमांड्स हैं जो अमेरिका मान नहीं रहा है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने जो डिमांड्स अमेरिका के सामने रखी हैं, उसमें सबसे मुख्य डिमांड ये है कि भारत के कंपटीशन में जो आसपास के देश हैं, स्पेशली चाइना और आसियान देश, इनसे भारत को कम टैरिफ चाहिए। इनके ऊपर हमको एडवांटेज चाहिए ताकि इनके मुकाबले हमारे प्रोडक्ट्स अमेरिका की मार्केट में इनसे कम दामों में जाएं। ये भारत ने मांग की है। साथ में भारत ने अमेरिका से ये भी कहा है कि अमेरिका ये अश्योरेंस दे कि ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद अमेरिका अचानक से कोई नए टैरिफ या रिस्ट्रिक्शन भारत के ऊपर नहीं लगाएगा और ट्रेड एग्रीमेंट वाले टैरिफ्स आगे फॉलो किए जाएंगे। भारत सरकार का मानना है कि अगर ट्रेड डील साइन करते हैं और कल को फिर से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोई दूसरा लूपहोल निकालकर टैरिफ लगा देता है, फिर तो ये ट्रेड डील साइन करने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए भारत को ये एश्योरेंस चाहिए कि जो डील हम साइन कर रहे हैं उसके बाद भारत के ऊपर कोई नए टैरिफ फ्यूचर में नहीं लगेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये क्लियर एश्योरेंसेस भारत को नहीं दी जा रही हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार भारत सरकार अपने सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर अमेरिका को भी वेट करवा रही है। अमेरिका के साथ जल्दबाजी में ट्रेड डील साइन क्यों नहीं हो रही है? भारत के इस कॉन्फिडेंस का क्या रीजन है जिसकी वजह से हम एक बुरी ट्रेड डील साइन करने के बिना भी रहने को तैयार हैं? दरअसल रिपोर्ट आ रही है कि भारत इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में इसलिए है क्योंकि आज भारत सिर्फ अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं रहा है। पिछले कुछ समय में भारत ने यूरोप, ब्रिटेन, गल्फ कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कई दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। भारत के एक्सपोर्टर्स को अब अमेरिका की मार्केट के अल्टरनेटिव में नई मार्केट्स का एक्सेस मिल गया है, जिसकी वजह से भारत के जो टोटल एक्सपोर्ट नंबर्स हैं वो भी लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। पिछले साल के जो नंबर्स आए हैं उसमें गिरावट देखने को नहीं मिली है, जबकि अमेरिका ने तो भारत के ऊपर इतने ह्यूज टैरिफ लगाए थे। इसके अलावा नए ट्रेड एग्रीमेंट्स इंप्लीमेंट होने से एक्सपोर्टर्स अब केवल अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे में भारत सरकार अमेरिका की किसी भी डेडलाइन के ऊपर प्रेशर में आकर जल्दबाजी में एग्रीमेंट साइन करने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रही है। इवन हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर ने भी अभी रिसेंटली कहा था कि भारत कभी भी डेडलाइन के हिसाब से नेगोशिएशंस नहीं करता है, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से नेगोशिएशन करता है, जिसमें भारत अमेरिका को बताने की कोशिश कर रहा है कि नो डाउट हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी कीमत के ऊपर नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से, लेकिन इसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी एंगल है। आपको याद होगा साल 2019 में आर्टिकल 370 तोड़ा गया था। उस समय भारत की सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर 2 यूनियन टेरिटरी बना दी थी। तब से आज तक जम्मू कश्मीर को वापस से स्टेट का दर्जा नहीं मिला है। अब जो इस समय जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, इन्होंने जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिलाने की मांग करते हुए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत की सरकार ने स्टेट का दर्जा वापस देने के लिए काफी समय लगा दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। बीजेपी पार्टी हमें यह बता देगी स्टेटहुड वापस लेने के लिए क्या हमको डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना होगा। बीजेपी हमको ये बता देगी हम क्या व्हाइट हाउस के सामने जाकर धरना दें और वहां पर स्टेटहुड की मांग करें। तब तक हम अपने देश की राजधानी दिल्ली में धरना देंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो 20 जुलाई के बाद दिल्ली में धरना देंगे और स्टेटहुड की मांग करेंगे। उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट तो खैर काफी लंबी थी, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि इन्होंने स्टेटहुड वापस लेने के बयान में
डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस का एंगल भी बीच में ला लिया है, जिसके बाद ये न्यूज अब इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस भी काफी कवर कर रहे हैं। अब एक समय पर हम ये मान लें कि उमर अब्दुल्ला ने भावनाओं में बहकर ये डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस का नाम ले लिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला जानबूझकर इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने या फिर इंटरनेशनल प्रेशर बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि स्टेटहुड के बाद उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया है, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने डोनाल्ड ट्रंप के एक पैरोडी अकाउंट की स्टेटमेंट के स्क्रीनशॉट को पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा है कि काश ऐसा होता। उस स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर किसी ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी चाहता है कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड वापस बहाल की जाए, मेक J&K ग्रेट अगेन। और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इसको पोस्ट करते हुए लिखा है काश ऐसा होता, यानी कि काश ये सच में डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियल ट्वीट नहीं था, बल्कि एक पैरोडी अकाउंट की पोस्ट थी। लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इसको शेयर करते हुए स्टेटहुड वाले मुद्दे को एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के एंगल के साथ जोड़ दिया। एक बार गलतियां मान सकते हैं, लेकिन दो बार इस मसले में डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस को बीच में लाना यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि उमर अब्दुल्ला इस मसले में मोदी सरकार के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर डालने की कोशिश करना चाहते हैं, खासकर व्हाइट हाउस या डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से उनको इन्वॉल्व कर वरना उमर अब्दुल्ला बार बार ट्रंप को बीच में नहीं लाते। आपको क्या लगता है कि उमर अब्दुल्ला जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ला रहे हैं, या ये बस एक कोइंसिडेंस है, या ये सिर्फ एक संयोग है? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और हमारे सबसे पुराने मित्र देश रशिया को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया ने एक बार फिर से भारत को S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ज्वाइंट डेवलपमेंट और ज्वाइंट प्रोडक्शन करने का ऑफर दिया है, और कहा है कि जिस तरह से दोनों देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ज्वाइंट वेंचर स्थापित किया था, सेम वैसे ही S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भी भारत और रशिया मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाना चाहिए। यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि रशिया अपने एडवांस्ड S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की प्रोडक्शन को भारत में शिफ्ट क्यों करना चाहता है। मसला ये है कि रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगे हैं। ऐसे में दुनिया के बाकी देशों से S-500 के कई सारे क्रिटिकल और मिलिट्री यूज वाले स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर कंपोनेंट्स को सोर्स करने में रशिया को काफी दिक्कतें आ रही हैं। अगर इसकी प्रोडक्शन भारत में होती है तो इंडियन कंपनीज को दूसरी कंट्री से कंपोनेंट्स और क्रिटिकल पार्ट्स इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि भारत के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। ऐसे में भारत में S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना आज की डेट में रशियन कंपनीज के लिए ज्यादा आसान, ज्यादा फिजिबल है एज कम्पेयर टू रशिया में उसकी स्टार्टिंग से एंड तक मैन्युफैक्चरिंग करना। एक और बड़ा कारण है कि रशिया के पास इस समय फंड्स की भी कमी है, इसलिए रशिया भारत को ऑफर कर रहा है कि भारत उनके साथ मिलकर S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ज्वाइंट प्रोडक्शन कर ले, ताकि रशिया को भी कुछ इन्वेस्टमेंट मिल जाए और भारत को S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अगर S-500 भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक बड़ा हिस्सा भारत के कंट्रोल में होगा। ऐसे में जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को लेट हो रही है, वो चीज इस केस में नहीं होगी और हमको टाइम के ऊपर सभी S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलते रहेंगे। अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो S-500 S-400 के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग है। बताया जाता है कि ये 3500 किलोमीटर की रेंज के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी डिटेक्ट करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी S-500 आसानी से इंटरसेप्ट कर लेता है। इसके साथ ही जो F-35 और F-22 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स होते हैं, वो भी S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आसानी से डिटेक्ट कर उनको निशाना बना सकता है। हमारे पास जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसकी ऑपरेशनल रेंज 400 किलोमीटर की थी, लेकिन S-500 की ऑपरेशनल रेंज 600 किलोमीटर की बताई जा रही है। और ऑल्टीट्यूड की बात करें तो ये 200 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक एनिमी के किसी भी प्रोजेक्टाइल को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने में सक्षम है, जिसकी वजह से जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होती हैं, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनको भी हिट करने में सक्षम है। अब सुनने में स्पेसिफिकेशंस तो हमको काफी अच्छी लग रही हैं, लेकिन हमको यहाँ पर देखना होगा कि हमने रिसेंटली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किए थे, उनकी डिलीवरी अभी तक भारत को कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसे में क्या नए S-500 की रिक्वायरमेंट अभी भारत की सेना के पास है या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को रशिया के साथ मिलकर S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ज्वाइंट प्रोडक्शन करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।